हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रचना बंसल। मैं आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ा रही थी जिसके अंदर हमारा चैप्टर चल रहा था तत्व मिश्रण एवं यौगिक। ठीक है, जिसके अंदर हमने पूरी थ्योरी पढ़ ली थी। लगभग 45 मिनट के अंदर अपन ने पूरी थ्योरी कंप्लीट कर ली विद क्वेश्चन प्रीवियस ईयर। और अब मैं आप लोगों के लिए कुछ उसी पर ही बेस्ड क्वेश्चन लेकर आई हूँ ताकि हमारी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाए। ऐसा थोड़ी है कि पहले जैसे ही क्वेश्चन आ जाएंगे, उन्हीं जैसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो वो क्वेश्चंस और देख लेते हैं अपन, तो अपनी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और यहाँ से अपना क्वेश्चन बिल्कुल सही रहेगा। 1 से लेके 2 क्वेश्चन अपन बिल्कुल करेक्ट कर देंगे अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, दाब घटाने पर किसी द्रव का क्वथनांक। मैंने कहा था प्रेशर कुकर यूज किया जाता है दाब बढ़ाने के लिए, जिससे उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। अब इसमें ये उल्टा पूछ रहा है, दाब घटाने पर किसी द्रव का क्वथनांक घटता है, घटेगा ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर कौन सी सभी 3 धातुएं द्रव होती हैं? कौन सी धातुएं द्रव होती हैं? तो देखिए, मैंने आपको एक धातु बताई थी मरकरी। हाइट से कूदने पर हम मर जाते हैं, इसका क्या है? मरकरी। मरकरी को हम क्या लिखते हैं? Hg। ठीक है, तो जो कि रूम टेम्परेचर से जरा सा टेम्परेचर ज़्यादा होने पर क्या हो जाती है? लिक्विड में चेंज हो जाती है, लिक्विड फेज के अंदर चेंज हो जाती है। तो Hg इसमें भी आ रहा है, Hg इसमें भी आ रहा है, Hg इसमें भी आ रहा है, तो इसमें नहीं आ रहा है, तो ये ऑप्शन तो अपना गलत हो गया। ठीक है, अब एक आता है गैलियम, जो कि द्रव अवस्था में रहता है, तो गैलियम इसी में ही है, तो अपना डी ऑप्शन सही है। गैलियम और सीजियम 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर कैसे मिलती हैं? अपन को द्रव अवस्था में मिलती हैं। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा एक सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में रहता है? सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। देखिए, सीसा जो था, सीसा उसको हम Pb से डिनोट कर रहे थे। सोडियम Na जो कि सॉलिड फेज में मिलता है, आप लोगों ने 11th 12th में गए होंगे लैब के अंदर, तो जैसे पनीर की तरह कटता है ना, वो सोडियम होता है, तो सोडियम भी नहीं मिलता है। कैल्शियम तो है ही हार्ड, अपनी जो बोन्स बनी हुई है वो कैल्शियम की बनी हुई है, तो ये कौन सा है? पारद। पारद को ही क्या बोलते हैं? पारा। पारद को ही पारा बोलते हैं, और पारे को ही क्या बोलते हैं? मरकरी। और मरकरी को ही क्या लिखते हैं? Hg। घुमा फिरा के एक ही क्वेश्चन पूछ रहा है, Hg कैसा है? लिक्विड अवस्था के अंदर होता है। समझ में आया? चाहे वो पारद पूछे, चाहे वो पारा पूछे, चाहे वो मरकरी पूछे, चाहे वो Hg से पूछे, हमें आंसर यही देना है कि सामान्य ताप पर जो द्रव अवस्था में रहती है वो कौन रहती है? पारद, मतलब मरकरी। 4th, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है? तत्व बताना है आपको। देखिए, अपन को इनके फॉर्मूले पता होंगे तब अपन तत्व का पता कर सकते हैं। तो देखिए, पहले मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ, कार्बन के 3 अपर रूप होते हैं, एलोट्रॉप्स होते हैं, डायमंड और कार्बन, और तीसरा क्या होता है? ग्रेफाइट। एक होता है बीच वाला फुलरीन। ठीक है, तो जो ये कि कार्बन की फॉर्म में ही मिलता है, तो ग्रेफाइट कैसा हुआ? एक तत्व हुआ। एल्यूमिना Al2O3 को बोलते हैं पीतल, ये मिक्सिंग होती है। सिलिका SiO2 को बोलते हैं, इसीलिए ये तो तत्व नहीं है। ग्रेफाइट कार्बन का ही क्या है? एक एलोट्रोप है। कार्बन के 3 एलोट्रोप मिलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? ग्रेफाइट, डायमंड और तीसरा फुलरीन। असत्य तथ्य मतलब हमें फॉल्स स्टेटमेंट बताना है। Na2CO3.10H2O एक उत्फुल्ल लवण है, सही है। सभी फिटकरियां समाकृत होती हैं। समावयवियों का अणुभार समान होता है, भाई बिल्कुल समान होता है। अपर रूप के रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। अपर रूप के जो रासायनिक गुण होते हैं वो कैसे होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं, तो डी ऑप्शन अपना सही है। LPG है। LPG क्या होती है? जो अपने पेट्रोल जो भरा हुआ होता है, अपन गाड़ियां चलती हैं, वो LPG गैस से ही चलती हैं। तो क्या है? ये एक कार्बनिक जो पदार्थ होते हैं उनका मिश्रण है। ठीक है, जल में कैल्शियम कार्बोनेट का विलयन है।
कैल्शियम कार्बोनेट, इसके अंदर देखिए कैल्शियम CaCO3 की फॉर्म में है, या फिर मैग्नीशियम कार्बोनेट की भी इम्प्योरिटीज मिलती हैं। तो ये क्या है, एक तरीके से इम्प्योरिटीज है कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसके अंदर ये पूरा अच्छे तरीके से तो मिक्स नहीं हो रहा है, और अच्छे तरीके से मिक्स नहीं हो रहा है तब ये कैसा होगा, विषमांगी मिश्रण कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक समांगी मिश्रण है? समांगी मिश्रण पूछा है तो मैंने बताया था आप लोगों को कि एथेनॉल का जलमय विलयन समांगी मिश्रण, चीनी का जलमय विलयन तो समांगी मिश्रण, नमक का जलमय विलयन समांगी मिश्रण। स्टार्च और शर्करा दोनों ही डिफरेंट चीजें हैं, ठीक है तो ये सैकेराइड्स, लेकिन इसकी घुलनशीलता, ये तो जलमय विलय है ही नहीं और शर्करा विलय है, तो इसकी डिफरेंट है, तो ये समांगी मिश्रण नहीं बनाएंगी। मेथेनॉल और जल का मिश्रण ये समांगी मिश्रण बना लेगा। ये वही कैल्शियम कार्बोनेट बाइकार्बोनेट का नो, ग्रेफाइट एंड चारकोल नो। निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? इसमें अपन को ये बताना है कि कौन सा ये मिश्रण नहीं है। तो देखिए ग्रेफाइट मैंने क्या बताया था आप लोगों को, एक तत्व है, एक एलिमेंट है, एलिमेंट का एक अपर रूप है, ठीक है, तो ए अपना आंसर सही है। ये कांच क्या है, अपना मिश्रण है, पीतल भी मिश्रण है, और इस्पात भी इसका क्या है, मिश्रण। आयोडीन युक्त लवण, अपन बोलते हैं ना नमक कैसा होना चाहिए, आयोडीन युक्त होना चाहिए थायराइड ग्लैंड के लिए, तो पोटेशियम आयोडाइड और साधारण नमक का मिश्रण क्या कहलाता है, आयोडीन युक्त नमक। ये आप नमक पर लिखा हुआ देख सकते हैं, टाटा नमक जो आता है उसके अंदर लिखा हुआ आता है कि पोटेशियम आयोडाइड और साधारण नमक को मिक्स करके क्या बनाया जाता है, आयोडीन युक्त लवण। 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा बड़ा है, डरना नहीं है। मिश्रणों और यौगिकों के गुणधर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? सही नहीं है बताना है भाई, ये यही गड़बड़ करवाता है आप लोगों से कि अपन को लगता है कि सही है पूछ रहा है, आता भी है अपन को, क्वेश्चन भी पढ़ते हैं, करके भी आते हैं, 3 घंटे अपना क्वेश्चन सही रहता है, आफ्टर एग्जाम जब बाहर आकर देखते हैं तो वो क्वेश्चन अपना गलत हो जाता है। मिश्रण अपने घटकों के गुणधर्मों को दर्शाता है। मिश्रण जो है वो अपने घटकों के गुणधर्म को बताता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन यौगिक के गुणधर्म उनके घटकों के गुणधर्म से पूर्णतः भिन्न हो जाते हैं। वही बताया था मैंने कि उसमें तत्व मिक्स होते हैं और रासायनिक संयोग करते हैं, और यौगिक के गुणधर्म उस तत्व के गुणधर्म से अलग हो जाते हैं, तो ये तो करेक्ट है, तो ये ऑप्शन तो अपना नहीं होगा। मिश्रण समांगी और विषमांगी हो सकता है, मिश्रण के 2 टाइप बताए थे, समांगी और विषमांगी मिश्रण, लेकिन यौगिक समांगी पदार्थ होता है। यौगिक जो होता है वो कैसा होता है, अपना समांगी पदार्थ होता है, बिल्कुल सही बात है। मिश्रण के घटक भौतिक विधियों से अलग किए जा सकते हैं। मिश्रण के जो घटक हैं वो भौतिक विधियों के द्वारा अलग किए जा सकते हैं, देखिए किए जा सकते हैं, लेकिन जो यौगिक के घटक होते हैं, लेकिन यौगिक के जो घटक होते हैं वो भौतिक विधियों के द्वारा अलग नहीं किए जा सकते, इनको हम रासायनिक विधियों के द्वारा हम अलग करते हैं। मिश्रण के विरचन में ऊर्जा का अवशोषण या निकास होता है, नहीं, कम होता है, लेकिन यौगिक के विरचन में नहीं होता है, ये गलत है। यौगिक के विरचन में या तो ऊर्जा अवशोषित होगी या फिर ऊर्जा निकलेगी, या तो ऊष्माशोषी रिएक्शन होगी या फिर ऊष्माक्षेपी रिएक्शन होगी, तो अपना डी ऑप्शन करेक्ट हुआ कि ये गलत है। यौगिक और मिश्रण आप लोगों को मैंने सारे पॉइंट्स कराए हुए हैं, उसमें बहुत अच्छे से कराए हुए हैं, आप लोगों को थ्योरी वाला पार्ट पढ़ लोगे तो ये क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? वायु एक मिश्रण है, भाई वापस आ गया पारा, पारा जैसे ही आए लिख दो Hg, मतलब मेरा पारा हाई हो गया और मैं हाइट से कूद गया, मेरा पारा हाई हो गया और कूद गया तो मर गया, मरकरी। दूध मिश्रण है, सीमेंट ये भी मिश्रण है, और ये क्या है, एक तत्व है। स्थिर क्वाथी मिश्रण, क्वाथी मतलब क्वथनांक, स्थिर मतलब स्थिर कांस्टेंट, तो जिसके अंदर क्वथनांक स्थिर होगा वो क्या कहलाएगा, स्थिर क्वाथी मिश्रण। क्वथनांक स्थिर,
इसके क्वेश्चन से ही पता चल रहा है कि इसका आंसर क्या होने वाला है। स्थिर है मतलब कांस्टेंट है, क्वाथी मतलब क्वथनांक, मिश्रण, जिस मिश्रण का क्वथनांक स्थिर होगा वो कैसा कहलाएगा, स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाएगा। लाल और नीली स्याही का मिश्रण पृथक किया जा सकता है वर्ण लेखन विधि के द्वारा। अब देख लीजिए इसके अंदर वर्ण लेखन विधि तो लिखा ही हुआ नहीं है, आसवन द्वारा, क्रिस्टलन द्वारा, क्रोमेटोग्राफी द्वारा, ऊर्ध्वपातन द्वारा। तो भाई क्रोमेटोग्राफी को इंग्लिश में तो क्रोमेटोग्राफी, वर्ण लेखन विधि को इंग्लिश में तो क्रोमेटोग्राफी विधि बोलते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्ण लेखन। तो आप लोगों को दोनों ही लर्न रखने हैं, क्रोमेटोग्राफी। सी ऑप्शन अपना करेक्ट है, इसको ही हम क्या बोलते हैं, वर्ण लेखन। वायु की तुलना में CO2 में से ध्वनि अधिक तीव्रता से क्यों सुनी जा सकती है। अब देखिए, एक तो जिसकी डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी तो ध्वनि थोड़ा धीरे धीरे जाएगी, ठीक है, लेकिन जिसकी डेंसिटी कम होगी तो ध्वनि सीधी निकल जाएगी, ठीक है। अब इसने क्वेश्चन में पूछा है कि वायु की तुलना में CO2 में से ध्वनि अधिक तीव्रता से क्यों सुनाई देती है, तो या तो यही और डेंसिटी की बात कर रहा है, ठीक है। तो अपन को कुछ नहीं पता है तब भी अपन इसका आंसर टिक करके आ सकते हैं, कैसे कि वायु की तुलना में CO2 का घनत्व तो कम होता है, CO2 का घनत्व तो कम होगा तभी तो निकलेगी, घनत्व तो मतलब पास पास होंगे तो घनत्व तो अधिक होगा, दूर दूर होंगे तो ध्वनि की रेस आराम से निकल पाएगी। तो अपना बी ऑप्शन करेक्ट हुआ। आयोडीन रेत से पृथक की जाती है, तो भाई मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था लेक्चर के टाइम पर कि ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा हम किस किस को अलग कर सकते हैं और कौन कौन सी जो एलिमेंट हैं, कौन कौन से अपने कंपाउंड हैं जो कि ऊर्ध्वपातित होते हैं, ठीक है, सब्लिमेट होते हैं। तो आयोडीन था उसके अंदर, तो आयोडीन को हम रेत से किस विधि के द्वारा अलग कर सकते हैं, ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा अलग कर सकते हैं। तो भाई ऊर्ध्वपातन बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे एग्जाम्पल लर्न होने चाहिए। आयोडीन वापस बताइए मुझे, बोलिए फटाफट से, नौसादर, और वापस बताइए कपूर, और बताइए नेफ्थलीन, और बताइए एंथ्रासीन, और बताइए फटाफट बताइए, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक अम्ल और आयोडीन, ठीक है, और मर्क्यूरस क्लोराइड, ठीक है। तो ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा हम इनको अलग कर सकते हैं। भाई लर्न होने चाहिए, नींदों में भी पता होना चाहिए ये आपको। 5-6 एग्जाम्पल हैं। निम्न में से कौन सा मिश्रण ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा अलग किया जाता है, तो मर्क्यूरस क्लोराइड और NaCl, इसका मिश्रण हम ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए आप लोग मर्क्यूरस कितना इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो भाई याद हो जाएगा ना, पारे को हम क्या बोलते हैं, Hg बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, पारद बोलते हैं, और मर्क्यूरस क्लोराइड क्या है, अपना वाष्पशील है। भाप आसवन पृथक करने की क्रिया का प्रयोग करते हैं, भाप आसवन विधि के द्वारा हम किसको अलग कर सकते हैं, तो मैंने आप लोगों को बताया था जिसमें तेल निकालते हैं हम भाप आसवन विधि के द्वारा अलग करते हैं। तो जिसके पीछे तेल आ रहा है तो नींबू का तेल, चंदन की लकड़ी का तेल, इन दोनों को तो हम अलग करते ही हैं। अब साथ में इसमें बोला है उपरोक्त सभी, ठीक है, ये दोनों हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये दोनों हैं तो फिर ये नहीं होगा, तो अपना डी ऑप्शन सही है, एनिलीन भी इस विधि के द्वारा हम अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है U-235 यूरेनियम फ्लोराइड है ये, ठीक है, ये इसका एक तरीके का क्या है, समस्थानिक का मिश्रण पृथक किया जाता है। समस्थानिकों को हम एटमोलाइसिस के द्वारा, परमाणुवीकरण के द्वारा अलग कर सकते हैं। इसको भी इंग्लिश में लिखा गया है, एटमोलाइसिस के द्वारा अलग कर सकते हैं। ये भी मैं थ्योरी के अंदर आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। दो मिश्रित द्रव X और Y के क्वथनांक लगभग समान है, मतलब जिनके क्वथनांक में डिफरेंस कैसा है, कम है, इसका पृथक्करण किस विधि के द्वारा किया जाता है, तो उनका पृथक्करण किस विधि के द्वारा किया जाता है, बताइए आप। साधारण आसवन द्वारा नहीं, निर्वात आसवन द्वारा नहीं, भाप आसवन द्वारा बिल्कुल नहीं, कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो अपना
उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो किस विधि के द्वारा किया जाता है? इसको हम करते हैं प्रभाजी आसवन के द्वारा अलग करते हैं, जिसमें हम क्या लगाते हैं? टरबाइन लगाते हैं, इस तरीके से प्लेट्स लगाते हैं, ताकि जो वेपर है इनमें से धीरे 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 टाइम लगे उसको चलने में, फिर अलग हो जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास के अंदर हमने लगभग 20 क्वेश्चन किए हैं। हमने थ्योरी 45 मिनट की थ्योरी हमने बहुत अच्छे से पढ़ी है। तो ये 20 क्वेश्चंस तो कुछ भी नहीं है, अपन के 20 क्वेश्चंस आप फटाफट सॉल्व कर सकते हो, चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं अपन। तो इसी तरीके के क्वेश्चंस आने वाले हैं आप लोगों के एग्जाम के अंदर, तो आप लोग बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।